वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पर बात करेंगे। इटली जो कि दक्षिणी यूरोप में स्थित भूमध्य सागर का प्रायद्वीपीय देश है और इसकी राजधानी रोम है। वास्तव में 19वीं शताब्दी के जो यूरोपीय इतिहास है उसमें इटली का एकीकरण विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इटली जो है वो यूरोप के इतिहास में एक बहुत ही विशेष दर्जा रखता है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर सभ्यताएं पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। रोम सभ्यता यहीं पर फली फूली। इसलिए यूरोप का जो सामाजिक और धार्मिक इतिहास है उसमें ये विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जो रोम की कार्यस्थली पोप की कार्यस्थली है वो भी रोम रहा है, जो कि इटली में ही है। इस तरीके से इटली का जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ है वो विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इटली में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वो वास्तव में नेपोलियन के जो विजय अभियान हुए हैं उसकी वजह से ही इटली में शुरुआत हुई उसकी। लेकिन जो वास्तविक एकीकरण की प्रक्रिया है वो वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई है उसके बाद से ही वहाँ पे बहुत तेज़ी से राष्ट्रवाद पनपने लगा। क्योंकि जब 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ तो उसके बाद जितने भी विजेता राष्ट्र थे उन सभी ने क्या सोचा कि नेपोलियन के द्वारा जो यूरोप में व्यवस्था की गई थी उसको परिवर्तित करने का उन लोगों ने निर्णय लिया, जिसके तहत वियना कांग्रेस हुई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था पुराने जितने भी वंशानुगत शासक थे उनको दोबारा से स्थापित करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन फ्रांस का राजवंश था यानी बूर्बो राजवंश उसको नेपल्स में पुनः स्थापित कर दिया, और इसके साथ ही सिसिली का जो द्वीप था वो उसके अधिकार में दे दिया गया। लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का दोबारा से अधिकार हो गया, और क्षतिपूर्ति के रूप में जो वेनेशिया था वो इटली से छीनकर नीदरलैंड को दे दिया गया। पार्मा, मोडेना और जो टस्कनी का राज्य था वो हैप्सबर्ग वंश को दे दिया गया। इसी तरीके से जो जेनोआ, सेवाय प्रदेश और जो पीडमांट था वो सार्डिनिया को दे दिया गया और पीडमांट में मिला दिया गया। पोप का जो प्रदेश था जो कि मध्य इटली का क्षेत्र था वो वहाँ पे पुनः ही पोप का राज्य स्थापित हो गया, यानी पोप का वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो इटली में अब राष्ट्रवाद की भावना के जागृत होने लगी थी उसे ये लोग दबा नहीं पाए, और धीरे धीरे इटली में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बलवती होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद जो इटली का एकीकरण था उसमें कई अड़चनें थीं, जिसकी वजह से इसका एकीकरण इतना आसान नहीं था। जैसे कि इटली की भौगोलिक आकृति। इटली की जो भौगोलिक आकृति है वो 3 खंडों में विभक्त है: उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। जो मध्य इटली है वहाँ पर पोप की सत्ता थी, जिसकी वजह से उत्तरी इटली और जो दक्षिणी इटली था उनके बीच कोई भी संपर्क नहीं हो पाता था। इसके अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो थे वो लगातार यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे थे और ये इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहते थे। इटली के जो राजनीतिज्ञ थे वो भी सभी एक मत नहीं थे। जैसे कि मेजनी जो था वो गणतंत्रवाद का समर्थक था, वहीं जियोबर्टी जो था वो संघीय व्यवस्था का समर्थक था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इटली के जो राजनेता थे वो भी एक मत नहीं थे। दूसरा क्या था, यहाँ का जो कुलीन वर्ग था, जो सामंती वर्ग था यानी, और जो जागीरदारी व्यवस्था यहाँ पे स्थापित थी वो भी इसके एकीकरण में बाधक बन रही थी, इसका एकीकरण नहीं चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारी जो परिस्थितियाँ थी इनके बावजूद भी इटली का एकीकरण हुआ है। ओके, एफर्ट्स फॉर इंटीग्रेशन।
अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं वो किस तरीके से हुए। इटली में जो प्रबुद्ध वर्ग था उसने राष्ट्रीय भावना के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कई ऐसे गुप्त संगठन बना लिए जो इटली में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का कार्य कर रहे थे, जिनमें कार्बोनरी जो संस्था थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। और इसने कई रिवोल्ट्स में इस संस्था ने कार्य किया है जो कि नेपल्स में थी। अब हम सबसे पहले देखते हैं 1821 का रिवोल्ट। 1821 में नेपल्स में विद्रोह हुआ है। असलियत में जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसके द्वारा जो यहाँ पर स्थापित व्यवस्था थी उससे जनता को एक तरीके से घुटन सी महसूस हो रही थी। तो पीडमांट और जो नेपल्स थे यहाँ पे जो पादरी नियुक्त किए गए थे उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे आम जन के जो डे टू डे लाइफ थी उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, पीडमांट और नेपल्स के जो लोग थे उन्होंने अपने शासकों से संवैधानिक मांग करनी शुरू कर दी कि एक संविधान लागू किया जाए। अब इस स्थिति से क्या हुआ, मेटरनिक बहुत ही घबरा गया और उसने ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा की जनता ने यहाँ पे जो राजतंत्र था उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप की इन लोगों ने सबने मिलकर मांग की। जबकि इंग्लैंड और फ्रांस जो था उसने कहा कि नहीं, सैनिक हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद मेटरनिक ने क्या किया, पीडमॉन्ट और नेपल्स में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए 1821 में वहाँ सेनाएं भेजती हैं और इस तरीके से यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया। सेनाओं ने आके दबा दिया और जो यहाँ का राजतंत्र था उसे पुनः स्थापित कर दिया। इस तरीके से ये विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन अभी भी जो जनता के मन में अब एक तरीके से जो देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम जाग चुका था उसे नहीं दबाया जा सका। यहाँ पे कई स्वतंत्रता प्रेमी थे जैसे कि मेजनी, गैरीबाल्डी, इन सब को भी निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जनता के मन में जो एक भावना जागृत हो चुकी थी देश प्रेम की, उसे ये लोग अभी नहीं दबा पाए। इसी का परिणाम निकला कि 1830 में दोबारा से क्रांति हुई है, दोबारा से विद्रोह हुआ है। इस बार क्या हुआ कि जो मोडेना का जो फ्रांसिस चतुर्थ था और जो परमा में जो मैरी लुइसी थी वो जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, तो वहाँ इनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाने लगा। पोप का जो राज्य था वहाँ पे भी क्रांतिकारियों ने अंतरिम सरकार स्थापित कर ली। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया था उसने रूस और प्रशा के सहयोग से इन आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये जो क्रांतिकारी थे इन्हें आशा थी कि फ्रांस से इन्हें सहायता मिल जाएगी, क्योंकि फ्रांस में इससे पहले क्रांति हो चुकी थी। तो इन्हें आशा थी कि फ्रांस से सहायता मिलेगी, परंतु इन्हें फ्रांस से कोई सहायता नहीं मिली। और जो ऑस्ट्रिया था उसने जब यहाँ पे हस्तक्षेप किया और उसने यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया और प्राचीन व्यवस्था को दोबारा से लागू कर दिया गया। इस बार फिर से एक बार विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन फिर भी जो मन में एक चिंगारी यहाँ की जनता के सुलग चुकी थी देश प्रेम की, स्वतंत्रता की, उसे अभी भी दबाया नहीं जा सका।
यहाँ पे हम देखते हैं मेजनी, यानी राइज ऑफ मेजनी। मेजनी का जो पूरा नाम था वो था जूसेपे मेजनी। ये इटली का एक राष्ट्रभक्त नेता था। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को जेनोआ के लिगुरियन रिपब्लिक में हुआ था। इसके पिता पेशे से चिकित्सक थे। इनकी माँ जो थी वो मैरिया ड्रगो थी। मेजनी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था और जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी वो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी, जो कि बचपन से ही उसके अंदर दिखने लगी थी। 1826 में इसने विधि में स्नातक किया है, यानी लॉ ग्रेजुएट हुआ है। और इसके बाद से लोग इसे पुअर मेंस लॉयर के नाम से पुकारने लगे। जब 1518 में वियना कांग्रेस का निर्णय लिया गया और जब उसकी अनुपालना की गई तो जो पीडमंट था, जेनोआ था, वहाँ पे इसका बहुत विरोध किया गया। इस विरोध में मेजनी ने भी भाग लिया। 1820 में वो कार्बोनरी संस्था का सदस्य बन गया। और जो 1820 और 21 में रिवोल्ट हुआ है उसमें इसने भाग लिया है और इसे बंदी बनाया गया। लगभग 1 वर्ष तक ये जेल में भी रहा और जब ये जेल से छूट गया तो इसे देश निकाला दे दिया गया, इसे देश से निकाल दिया गया। अब ये यहाँ से निकल कर क्या हुआ, फ्रांस पहुँचा। फ्रांस के मार्सिलीज में जाके रहने लगा और 1831 में इसने यहीं पे यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की है। जो मेजनी की मनोदशा थी या उसकी दृष्टि में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और मानवता के प्रति जो कर्तव्य का बोध था वो मेजनी में बहुत ज़्यादा था। उसने जो उसकी स्वयं की पुस्तक है ड्यूटीज़ ऑफ मैन, इसमें भी राष्ट्र की सेवा को मेजनी ने सर्वोच्च स्थान पे माना है। अठारह में मेजनी ने लिखा था कि हमारी आबादी लगभग 12 करोड़ है, लेकिन हमारे पास इसके बावजूद भी हमारे पास कोई झंडा नहीं है, जबकि जो हमारे देश की सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं और बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके बावजूद जो इटली की जनता है वो एक नहीं है। हमारे पास ना एक भाषा है, ना ही हमारे पास एक झंडा है। इससे हमें पता लगता है कि वो इटली का जो एकीकरण था उसके प्रति किस तरीके से कटिबद्ध था, जो कि उसके स्वयं के शब्दों से पता लगता है। मेजनी के मन में जो राष्ट्रीयता थी या राष्ट्र प्रेम की भावना थी वो पूरी तरीके से अग्नि की भांति धधक रही थी। उसने जो यंग इटली उसकी संस्था थी उसके माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। पहला था परमात्मा में विश्वास रखो, दूसरा था सब भाइयों को एक साथ मिलाओ, तीसरा था इटली को मुक्त करो। ये 3 नारे उसने इटली की जनता को दिए हैं। इसने इटली के जो नवयुवक थे, जो यंग थे, उनको सैनिक प्रशिक्षण देकर विदेशी शक्ति से लोहा लेने की इसने तैयारी की है। और ये बहुत ही कहना चाहिए इसने इटली के योगदान में बहुत बड़ा योगदान दिया। इटली का जो एकीकरण हुआ है उसमें इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद और कई देशभक्त नेता हुए हैं, जैसे गैरीबाल्डी है, कैबूर है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।